हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विवेक अपने ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और विवेक खुद से बोलता है, अब ये बिना मौसम बरसात की होने लगी, वो भी इतनी जोर से। खैर मुझे तो कार से जाना है, जल्दी करता हूँ वरना राधिका वेट करती रह जाएगी। इतना कहकर वो अपने बैग से सर को ढककर कार में बैठ जाता है और तभी उसके फोन पर राधिका का कॉल आता है और वो बोलता है, हाँ राधिका, बस कुछ देर और, मैं बस ऑफिस से निकल ही गया हूँ। नहीं विवेक, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया है कि आज मेरी मीटिंग बाहर थी तो मैं वहीं से घर आ गई हूँ, इसलिए तुम सीधा घर चले जाना। ओह अच्छा किया जो घर चली गई, वरना आज की बारिश देखकर लग रहा है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। चलो अब मैं फोन रखता हूँ, लव यू। लव यू टू, और हाँ ध्यान से ड्राइव करना। इतना कहकर राधिका कॉल कट कर देती है और विवेक ड्राइव करने लगता है। धीरे धीरे बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलने लगती है और कुछ दूर जाकर एक बस स्टैंड के पास विवेक की कार का एक टायर पंचर हो जाता है और वो कार से उतरकर बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता है, जहां कुछ और लोग बारिश से बचने के लिए खड़े होते हैं और उन सभी लोगों में एक अकेली रवीना नाम की लड़की खुद से बोलती है, प्लीज गॉड, थोड़ी देर के लिए ये बारिश रोक दो, बस एक बार मैं घर पहुंच जाऊं, फिर जी भर के अपनी टंकी खाली कर लेना। हाँ भगवान, मेरी भी यही गुजारिश है, कृपया करके आप अपनी दृष्टि हम बालकों पर डालें जो इस मूसलाधार बारिश में घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वैसे आप यहाँ कितनी देर से खड़ी हैं? जब से ये बारिश शुरू हुई है तब से ही, लेकिन लगता है कि ये बारिश तो रुकेगी ही नहीं। उसके इतना बोलते ही बारिश और तेज हो जाती है और हवाओं के कारण बारिश की बूंदों से झटके आने लगते हैं और सभी लोग भीग जाते हैं। कुछ देर बाद ओले पड़ने लगते हैं और जब कुछ ओले रवीना पर पड़ते हैं वो जोर से चिल्लाकर बोलती है, आई मम्मी, ओले हैं या पत्थर, कितने जोर से लग रहे हैं। जिसके बाद मौसम और खराब होने लगता है और रवीना बारिश में भीगने से कांपने लगती है। तभी विवेक उसके सामने आकर उसे अपने कोट से ढक देता है ताकि वो बारिश से बच सके। कुछ देर बाद जब बारिश धीमी हो जाती है वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन फिर से बारिश तेज हो जाती है और दोनों पास के ही एक होटल में चले जाते हैं जहाँ एक ही कमरा खाली था। दोनों रूम में जाते हैं और विवेक अपने कपड़े चेंज कर लेता है और रवीना को ऐसे कांपता हुआ देखकर उससे बोलता है, देखो इतनी ज्यादा बारिश की वजह से एक ही कमरा मिल पाया है, तुम भी जाकर चेंज कर लो, बहुत ज्यादा भीग गई हो, तबीयत खराब हो जाएगी। उसके इतना बोलने पर रवीना कांपती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी जोरों की बिजली कड़कती है और रवीना डरकर विवेक के गले लग जाती है और विवेक भी उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो विवेक देखता है कि रवीना एक कोने में बैठकर रो रही है और उसके पास जाकर वो बोलता है, मैं जानता हूँ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर तुम ऐसे रो मत, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसमें गलती मेरी भी है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है और राधिका की शादी विवेक से तय हो जाती है और दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं। राधिका की लाइफ तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस हादसे के बाद विवेक की जिंदगी कुछ उलझ सी गई थी और फिर कुछ ही दिनों में उसकी शादी राधिका से हो जाती है। और जब वो पहली रात अपने कमरे में जाता है तो वो चुपचाप सा रहता है और उसे ऐसे देखकर राधिका बोलती है, क्या हुआ विवेक, मुझसे ज्यादा शादी की खुशी तो तुम्हें थी, लेकिन शादी के बाद तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी दिख नहीं रही। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकते हो। क्या मैं इसे रवीना के बारे में बता दूं? नहीं, शादी की पहली रात को ही अपनी सौतन के होने की बात सुनकर इस पर क्या बीतेगी। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता। नहीं राधिका, कोई बात नहीं, तुम आराम करो। इतना कहकर वो सोफे पर ही सो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और विवेक रवीना से मिलता रहता है। ऐसे ही एक दिन रवीना विवेक से बातें करते करते अचानक बेहोश हो जाती है। विवेक उसे लेकर क्लिनिक जाता है, जहां उसे पता चलता है कि रवीना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विवेक पहले तो थोड़ा सा टेंशन में आता है और उसे ऐसा देखकर रवीना उससे बोलती है, विवेक, मेरी वजह से तुम पहले ही परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो,
मैं इस बच्चे का बोझ तुम्हारे कंधों पर नहीं डालूंगी। मैं इसे लेकर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तुम अपनी जिंदगी आराम से जीना। ये कैसी बात कर रही हो तुम रवीना? तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? इतना बोलकर वो मंदिर जाकर उससे शादी कर लेता है और उसे एक नए घर में ले जाता है, जिसके बाद वो बोलता है, आज से तुम यहीं रहोगी और अपना बहुत ख्याल रखोगी, समझी? क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, मेरी निशानी भी तुम्हारे पास है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और विवेक ज्यादातर समय रवीना के साथ ही बिताने लगता है और राधिका विवेक के बदले रवैये की वजह नहीं समझ पाती और वो अपनी सास हेमा से बोलती है, माँ जी, जब से शादी हुई है विवेक जी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है। अरे बहू, तू बेकार ही चिंता करती है। कोई बात होगी तो वो तुझे जरूर बताएगा। ये बोलकर उसकी सास उसे समझा देती है, लेकिन राधिका फिर भी उदास ही रहती है। उधर जब विवेक फ्रूट्स लेकर रवीना के पास जाता है तो देखता है कि वो झुककर पोछा लगा रही है और वो उसे उठाकर सोफे पर बैठा देता है और मन में बोलता है, इस हालत में मेरे ऑफिस जाने के बाद रवीना का घर में अकेला रहना सेफ नहीं है। लगता है अब माँ और राधिका को रवीना से मिलवाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो रवीना का सामान पैक करके उसे अपने घर ले जाता है और अपनी माँ और राधिका को सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में बोलती है, तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि मेरी सौतन है और तो और वो प्रेग्नेंट भी है। जब ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? विवेक, तुम इसे यहाँ नहीं रख सकते। इतना बोलकर वो रवीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगती है। तभी उसकी सास बोलती है, रुक जा बहू, ये कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती हैं? माना इन दोनों से गलती हुई है, लेकिन इसमें इसकी कोख में पल रहे बच्चे का क्या कसूर है? ये तो मेरे विवेक की ही औलाद है ना, और मैं इस हालात में इसे बाहर जाने को कैसे कह सकती हूँ? इतना कहकर वो रवीना को अपने साथ कमरे में ले जाती है और राधिका अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रह जाती है। जिसके बाद विवेक उसके पास आकर बोलता है, राधिका, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बात पहले ना बताकर गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुस्सा तुम अपने आप पर या रवीना पर मत निकालो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए, समझे तुम? जिसके बाद वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतते हैं। हेमा रवीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसे कोई काम नहीं करने देती, हमेशा उसके आगे पीछे ही घूमती रहती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास बोलती है, बहू, जरा पानी गर्म कर दे। रवीना इस हालत में ठंडे पानी से नहीं नहा सकती। रवीना रवीना रवीना, अरे बार बार अपनी सौतन का ही नाम सुनकर पागल हो चुकी हूँ मैं भी इस घर की बहू हूँ, ना कि अपनी प्रेग्नेंट सौतन की नौकरानी, समझी आप? दीदी, आप शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, तो तुझे तो खुशी होगी ही ना। और ये क्या दीदी बोल रही है तू मुझे? तू मेरी सौतन है, बहन नहीं, समझी? दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर वो उसे पीछे धकेल देती है। रवीना गिरने ही वाली होती है कि तभी विवेक आकर उसे संभाल लेता है और राधिका घबराते हुए बोलती है, तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे संभाल लिया। इतनी भी क्या नफरत राधिका कि तुम उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हो? सॉरी विवेक, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस कर, अब ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेरा बस चले तो तू इसे जान से ही मार डाले। ये सब सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए घर से जाने लगती है। तभी रवीना उसके सामने आकर बोलती है, आप इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। देखो रवीना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ये मुझसे पहले आपका घर है, बस थोड़ा टाइम और। इस बच्चे के इस दुनिया में आते ही मैं खुद इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, ये वादा है मेरा आपसे। जिसके बाद राधिका भी उसके साथ प्यार से रहने लगती है। कुछ समय बाद जब रवीना की डिलीवरी होती है तो वो बिना किसी को बताए अपने बच्चे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही एक चिट्ठी छोड़ती है जिसमें उसने उसे ना ढूंढने और विवेक राधिका को अपनी जिंदगी में साथ आगे बढ़ने की बात लिखी होती है। सविता एक 45 साल की फुर्तीली तंदुरुस्त किस्म की महिला थी। उसकी शादी महज 14 साल की उम्र में पप्पू किसान से हो गई थी।
वो घर और खेत दोनों का काम किया करती थी। समय बीतता जाता है, उसका घर बेटों, बहुओं और पोतों से भर जाता है। पूरा घर खुशी से चहक रहा होता है। तभी अचानक एक दर्दनाक हादसा उसकी जिंदगी की नैया ही पलट देता है। घर की छत गिरने से उसका हंसता खेलता पूरा परिवार मौत के घाट उतर जाता है। इस हादसे में उसके 2 पोते विपिन और सागर बचते हैं। वो उनकी परवरिश के लिए और जी तोड़ मेहनत कर उन्हें पढ़ा लिखा कर काबिल बना उनकी शादी गुंजन और मीका नाम की लड़कियों से करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद सुनिए माँ जी, वो क्या है ना, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं। आप कुछ अच्छा सा बना देना खाने में। हाँ माँ जी, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होता काम। अरे होगा भी कैसे, सारा दिन तो थम दोनों भैंस की तरह पानी में लेटी रहती हो। अरे इतनी ही दिक्कत है तो चली जाओ ना इस घर से बाहर, किसी आश्रम में। हाँ, जब देखो तब टीपू सुल्तान बन जाती हैं। इतनी फुर्ती है ना तो बुढ़िया खुद कमा और खा। रात तुम दोनों की जुबान के जैसे, कर तुम्हारे हाथ पैर भी चलते ना तो आज कुछ और ही बात होती घर की। आने दो मेरे पत्तों को, सारी अकल ना ठिकाने लगा दी ना तो हमारा नाम भी सविता नहीं। शाम को अपने पोतों के ऑफिस से आने के बाद वो अपनी बहुओं की बदसलूकी की बात उन्हें बताती है। जोरू के गुलाम पोते उसकी बातों को अनसुना कर उसे दुत्कार देते हैं। अपने पोतों के इस बर्ताव से सविता का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो घर छोड़कर वृद्धा आश्रम में रहने लगती है और अपने स्किल्स को डेवलप करती है। सविता की एनर्जी, एक्टिवनेस के कारण उसे सेल्फ डिफेंस टीचर नियुक्त किया जाता है। वो अब जगह जगह अपने सेल्फ डिफेंस अवेयरनेस कैंप लगाकर अपने कर्तव्य और फुर्ती दिखाती। ऐसे ही एक दिन ऑन रोड ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਿਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਿਪਿੰग कितनी अमेजिंग है दादी जी। ओ बेटे, बुढ़िया के अंदर कितनी जान है। भाई साहब कैसे पीटी कर रही है। व्हाट अ स्पीड यार, व्हाट अ स्पीड। अबे देख यार, कैसा डंडा घुमा रही है ये बुढ़िया। वो मेरी दादी की उम्र की है यार, क्या जबरदस्त एनर्जी है इसकी। अपने सेल्फ डिफेंस कैंपेन और फुर्तीलेपन के कारण देखते ही देखते सविता दादी न्यूज चैनल्स और रेडियो में छा जाती हैं। वो यूट्यूब सेंसेशन बन जाती हैं। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहुएं गुंजन और मीका की गोद एक बच्चे को तरस जाती है। एक दिन वो दोनों हॉस्पिटल जा रही होती हैं। इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में बतौर पीटी इंस्ट्रक्टर सविता भी वहां पहुंच जाती है और अपनी बहुओं को डॉक्टर के पास जाते देख चिंतित हो वो भी चुपके से उनके पीछे चल देती है और अपनी बहुओं और डॉक्टर की बात सुनती रहती है। मीका और गुंजन, आई एम सॉरी टू से बट आप दोनों कभी माँ नहीं बन सकती। क्या कह रहे हैं आप? हे भगवान, क्या हम कभी माँ नहीं बन पाएंगे? हे भगवान, मेरी तो जिंदगी ही अधूरी हो गई। डॉक्टर साहिबा, कोई तो उपाय बताइए। एक उपाय है सैरोगेसी, जिसमें कोई महिला आपकी मदद कर सकती है। पर ऐसी कौन सी महिला होगी जो हमारे लिए अपनी कोख देगी? जी वो तो आप जाने, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। तभी दरवाजे के पीछे छुपकर डॉक्टर और अपनी बहुओं की बात सुन सविता अंदर आती है और बोलती है, रे मेरे होते हुए मेरी बहुओं को किसी से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रखूंगी अपनी कोख में। हाँ माँ जी, पर आपकी उम्र? रे अभी भी बहुत जान है मुझ में, और इस कोख में इतनी ताकत है कि एक क्या 10-10 बच्चे पैदा कर लूं। तुम आजकल की लड़कियां आलस, गलत खान पान की वजह से ये समस्या यूं ही बढ़ रही है। पर अब चिंता मत करो तुम दोनों की सूनी गोद जल्द ही भर जाएगी। अरे सविता जी, ये आपकी बहुएं हैं। वैसे आपका फिटनेस काफी अच्छा है,
मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। यू आर टोटली एलिजिबल फॉर दिस सरोगेसी। अजी यो दादी ऐसे ही फुर्तीली नहीं बनी। खतरों से खेलना तो मेरा बचपन का शौक है। और हाँ, यहाँ तो बात मेरे अपने वंश की है, कैसे ना करूँगी। पर लोग क्या कहेंगे, उनको क्या जवाब देंगी आप? रे लोगों का तो काम ही है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। दिन बीतते जाते हैं। सविता सरोगेसी के थ्रू प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी बहुएं उसका पूरा ख्याल रखती हैं। समय पर दवाई देना, खाना खिलाना, चेकअप करवाना जैसे सारे काम। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी दोनों बहुओं के साथ चेकअप करवाकर घर आ ही रही होती है कि लोग इस उम्र में उसे प्रेग्नेंट देख अजीब सी बातें करने लगते हैं। ओहो, अरे देखो तो, बुढ़िया ने इस उम्र में क्या खूब रंग दिखाया है। आए आए, कुछ ज्यादा ही प्यार के फूल खिल रहे थे, बुढ़ापे में भी जवानी का जोश ले रही है बुढ़िया। सबकी ऐसी बातें सुनकर सविता गुस्से से तिलमिला जाती है और पास में ही रखा लठ उठाकर बोलती है, रैक्का मकलो, पहली बात तो ये कि मैं उम्र में भले बड़ी हूँ, पर किसी भी एंगल से किसी जवान लड़की से कम ना हूँ। और तुम जैसी जिंदा लाश नहीं हूँ जो 2 कदम चलकर चक्कर खा के गिर जाऊं। रे हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बात कर। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आजकल औरतों को जुगाली और कानाफूसी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। सविता और मिहिका की बातें सुनकर सभी का मुंह बंद हो जाता है। फिर सब उसके साहस को देखते हुए तालियां बजाते हैं। वक्त बीतता है और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब सविता दादी सरोगेसी के थ्रू 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और इस तरह उसकी दोनों बहुएं गुंजन और मिहिका की सूनी गोद भर जाती है। माँ जी, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आई हैं। रे बावली हो रही है के? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ जी, जो आपने इस उम्र में किया है ना, वो कोई नहीं कर सकता। रे कितनी बार का है, मैं तो अभी भी जवान हूँ। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत अपमान किया। जी माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो आपकी बातों को नहीं समझे और आपको इतना दुख दिया। पर आपने तो हमारी झोली खुशियों से भर दी। बाप रे, इतने भारी भरकम शब्द रे पगली, रुलाएगी क्या? इस तरह फुर्तीली दादी सास सविता की वजह से उसकी बहुओं मिहिका और गुंजन की सूनी गोद भर जाती है। बच्चों की किलकारियों से उनका घर आंगन खुशियों से झूम उठता है और उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।